भारत पूरी तरीके से असुरक्षित है और यहाँ कोई भी सरकार आ जाए भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। सरकार के आंकड़े हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म। लोगों के धर्म, उनकी आस्था के साथ, उनके इमोशन के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जो भी दान पात्र हम देते हैं, हम आस्था से देते हैं, वो हमारा इमोशन होता है जब हम दान पात्र देते हैं, लेकिन उस इमोशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारत में इतनी सरकारें बदल गई पिछले 75 साल में, ना घूसखोरी कम हुई, न जमाखोरी कम हुई, न मिलावटखोरी कम हुई, न कालाबाजारी कम हुई, न नशा तस्करी कम हुई, न मानव तस्करी कम हुई, न सोना तस्करी कम हुई, न चंदन तस्करी कम हुई। और इनमें से कुछ भी जापान में नहीं। वहाँ किसी की सरकार आए भ्रष्टाचार नहीं होगा। और यहाँ देखिए हर जगह आए दिन चोरी, लूट, झपटमारी, हत्या, बलात्कार सब कुछ होता जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर ही वोट मांगे जाते हैं। जब चुनाव आते हैं, चुनावी प्रचार में यही कहा जाता है कि हम भ्रष्टाचार देश से हटा देंगे, लेकिन इतनी पार्टियां आ गई और अभी तक भ्रष्टाचार वहीं के वहीं है। भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां घुसपैठी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी नहीं रह रहे। हमने राज्यवार उसमें आंकड़े दिए हैं किस राज्य में कितने घुसपैठिए रहते हैं। होता कैसे है, वहाँ बॉर्डर पे एजेंट है, 2000 रुपए दे के घुसपैठिए अंदर आ जाते हैं। कानून जो हम लोग बार बार चर्चा करें, कानून लागू करना बड़ी बात नहीं, कानून को सख्ती से उसका पालन करवाना ये बड़ी बात। कानून समय पे काम नहीं कर पाता है, उसमें इतनी देरी होती है सर कि जो अपराधी हैं वो मस्त हैं, वो मौज करे, और जो निर्दोष हैं वो सजा काट रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर और राजा विक्रमादित्य समय में 1 घंटे के अंदर मुकदमों का फैसला होता था। इसका मतलब जस्टिस विद इन आवर। ये घटिया कानून का दुष्परिणाम है। ये जो गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था का दुष्परिणाम। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे, काला धन हवाला नहीं बंद करेंगे, लफ्ज हाथ नहीं रुकेगा। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा। 1 करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है, ड्रग ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, नशेड़ी बना बना के कन्वर्ट किया जा रहा है। ड्रग के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। इस देश में सुरक्षा की कमी है। इस देश में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कब चोरी, लूट, झपटमारी हो जाए कुछ पता ही नहीं, कुछ भी कम नहीं हो रहा है। समय रैना का जो विवाद हुआ, उसके बाद फिर प्रणीत मोरे का विवाद हुआ। स्ट्रिक्ट कानून होता तो ये नहीं होता। क्या इस चीज को बढ़ावा देना सही है? वो लड़की शर्मनाक बातें बोलती है, पॉडकास्ट से निकलती है, उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। सिर्फ उन लोगों की गलती है सर कि समाज की भी गलती है जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं? इसके लिए न समाज जिम्मेदार है, इसके लिए केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है, और शिक्षा व्यवस्था बदलना सरकार का काम है। तो मैं तो कह रहा हूँ इस देश में अगर अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता बढ़ रही है तो 2 कारणों से बढ़ रही है। शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। ये चल इसलिए रही कि कानून घटिया है और कानून बदलना सरकार का काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं FM न्यूज और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। और आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है और जिनके नाम सबसे ज्यादा PIL दायर करने का रिकॉर्ड है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड उनके नाम है, और जिन्हें PIL मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिनके पास बहुत तजुर्बा है, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो अगर हम बात करें न्यायपालिका का हो, कानून का हो, या फिर पॉलिटिक्स का हो। आज हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज के समाज में क्या हो रहा है, उन्हें किस तरीके से रोका जाए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, कौन से ऐसे कानून हैं जो अगर हमारे देश में लागू हो गए तो देश के नागरिक को बहुत सहूलियत होगी। आज हम उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज में। धन्यवाद। और जैसा कि अपने दर्शकों को हमने बताया कि सबसे ज्यादा याचिका दायर आप करते हैं, जो भी मुद्दे जहां आपको लगता है कि ये हमारे नागरिकों को परेशान करती है या फिर समाज के हित में जैसे भी मुद्दे हैं वो आप उसको लेकर उठाते हैं अपनी आवाज को। सबसे पहले तो हम आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आपका सफर है। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में आप हैं और आप राजनीति में भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक पार्टी विशेष है, आप उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो समाज के हित में है। तो सर हम चाहेंगे कि अपने सफर के बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रयाग ग्रामीण क्षेत्र में मेरा जन्म स्थान हुआ, उसके बाद पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी किया, कानपुर में एलएमएलवेस्पा गया, फिर हीरो ग्रुप में गया, उसके बाद मारुति में गया। फिर मारुति में जापानियों के साथ काम करते करते मुझे एक बात समझ में आई कि जो समस्याएं भारत में है जापान में नहीं है।
तो फिर मैंने इस पे और रिसर्च किया कि जो समस्या भारत में हो जापान में क्यों नहीं है। तो एक बात समझ में आई कि भारत में सांसद विधायक मंत्री बदलते हैं लेकिन नियम कानून सिस्टम नहीं बदलता। और जापान ने अपने नियम कानून को सिस्टम को अच्छा कर लिया, इसलिए वहां किसी की सरकार हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भारत में इतनी सरकारें बदल गई पिछले 75 साल में, ना घूसखोरी कम हुई, ना जमाखोरी कम हुई, ना मिलावटखोरी कम हुई, ना कालाबाजारी कम हुई, ना नशा तस्करी कम हुई, ना मानव तस्करी कम हुई, ना सोना तस्करी कम हुई, ना चंदन तस्करी कम हुई, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना अलगाववाद खत्म हुआ, ना माओवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद खत्म हुआ, ना जिहाद खत्म हुआ, ना मजहबी उन्माद खत्म हुआ। और इनमें से कुछ भी जापान में नहीं है। वहां किसी की सरकार आए भ्रष्टाचार नहीं होगा, और यहां कोई भी सरकार आ जाए भ्रष्टाचार कम नहीं होता। ठीक वैसे ही सरकारें बदल रही हैं, शासक बदल रहे हैं, कलेक्टर कप्तान बदल रहे हैं, जज बदल रहे हैं, सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। न लव जिहाद कम हो रहा, न लैंड जिहाद कम हो रहा, न धर्मांतरण कम हो रहा, न घुसपैठिए भाग रहे हैं, न जनसंख्या विस्फोट रुक रहा है, न थाने का भ्रष्टाचार रुक रहा है, न तहसील का भ्रष्टाचार रुक रहा है, न कचहरी का भ्रष्टाचार कम हो रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा है। देश ये राम का है और राम मंदिर में चोरी हो जा रही है। ये देश कृष्ण का है और कृष्ण मंदिर में चोरी हो जा रही है। अब सवाल ये है कि भारत में मकान दुकान तो छोड़िए, मंदिरों में भी चोरी हो जा रही है। और चीन जापान सिंगापुर में मंदिर छोड़िए, मकान दुकान में भी चोरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चीन जापान सिंगापुर में उन्होंने सिस्टम ऐसा बना लिया, उन्होंने हमारे सिद्धांतों को लागू किया। हमारे देश में 4-5 सिद्धांत थे जो शासन व्यवस्था में लागू किए जाते थे। एक सिद्धांत था भय बिन होए न प्रीत, भगवान श्री राम ने बोला। दूसरा सिद्धांत है सठे साठ्यम समाचरित, भगवान कृष्ण ने कहा। एक सिद्धांत है लोहा लोहे को काटता है, आचार्य चाणक्य ने कहा। एक है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये हमारे पूर्वजों ने कहा। जिन देशों ने इन सिद्धांतों को लागू किया और अपनी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया, अपनी न्यायिक व्यवस्था को अच्छा किया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़िया बनाया, वहां सतयुग भी है, शांति भी है, समृद्धि भी है, अपराध भी नहीं है। और यहाँ देखिए हर जगह आए दिन चोरी, लूट, झपटमारी, हत्या, बलात्कार, सब कुछ होता जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। तो भारत पूरी तरीके से असुरक्षित है, चीन जापान सिंगापुर सुरक्षित है। उसका एक ही डिफरेंस है, उन्होंने उनके नियम कानून सिस्टम अच्छे हैं, हमारा घटिया है। तो फिर मैंने सोचा ये बदलेगा कैसे। फिर इसमें हमें समझ में आया कि इसमें से या तो संसद से बदलेगा या तो सुप्रीम कोर्ट से बदलेगा। बिल्कुल। संसद में मुझे कौन पहुंचाएगा, घर में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, इतना हमारे पास पैसा भी नहीं कि हम टिकट उकट कहीं से खरीद ले। तो मैंने कहा फिर एक काम करो, अब सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू करते हैं। और हमने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू किया और धीरे धीरे करके 1 विषय 2 विषय 3 विषय 4 विषय 5 विषय उठाना शुरू किया। वो कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। फिर पहले मैं बाहर नहीं निकलता था, उसके बाद मैंने बाहर निकलना शुरू किया। और भगवान का आशीर्वाद है कि भारत के 800 जिलों में अब तक 500 जिलों में मुझे जाने का अवसर मिला। सबसे ज्यादा जिलों में मुझे लगता है आपने कार्यक्रम मेरे समझ से शायद ये भी हो सकता है कि ये भी भारत का रिकॉर्ड हो 500 जिलों में जाने का। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, ठीक है, सामाजिक संगठनों का कार्यक्रम, हिंदू संगठनों का कार्यक्रम, सबके कार्यक्रमों में जाना शुरू हुआ। और होते 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 अभी ये हो गया कि मैं वर्किंग डे में दिल्ली में रहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट 190 दिन काम करती है, तो मैं 190 दिन दिल्ली में रहता हूँ। शेष मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, अलग अलग स्थानों पे। विदेश जाता नहीं हूँ, सारा का सारा समय यहीं पे देता हूँ। और यहीं पे जब वहां जाता हूँ तो अब क्या होता है कि 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, फिर लोगों से एक साथ चाय पीना होता है, खाना खाना होता है, तो फिर वहीं से लोग अपनी समस्या बताते हैं। फिर जाता हूं मैं एक जगह कार्यक्रम करके और वहां से 4 और पीआईएल का विषय लेके आ जाता हूं। बिल्कुल। तो ये ऐसे ये यात्रा ये चलती रहती है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप हर बात पे पीआईएल कर देते हैं, आप हर बात पे याचिका दायर करते हैं, उसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले सीजीआई थे गगोई साहब, उन्होंने कहा कि यस मिस्टर पीआईएल मैन, और जैसे उन्होंने बोला तो पूरे देश में मेरा नाम पीआईएल मैन हो गया। ठीक है, वो बस इंस्टेंट ऐसे उनके मुंह से निकला, वो पीएल मैन हो गया। जस्टिस रमना साहब थे सीजीआई, तो बोले कि आपके लिए तो अलग से बेंच बनानी पड़ेगी। आप कितनी पीआईएल हो गई है कि लग रहा है एक डेडिकेटेड आपके लिए बेंच आप ही के लिए बनानी पड़ेगी, केवल आपकी पीआईएल पे सुनवाई करे। ऐसे एक बार सॉलिसिटर जनरल थे अपने तुषार मेहता साहब, बोले साहब आपको तो अलग बेंच बनानी पड़ेगी, हमें तो एक अलग मंत्रालय बनाना पड़ेगा, इनकी इतनी पीआईएल हो गई, जवाब देना। ये सब चीजें बस ऐसे ही हंसी मजाक होती है। मेरा मानना है कि बहुत सारे विषयों को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है, बहुत सारे विषयों के लिए कहता है कि आप सरकार के पास जाओ, तो ये चलता रहता है।
हमारी पीआईएल के ग्राउंड गलत हो सकते हैं, हमारी पीआईएल की ड्राफ्टिंग गलत हो सकती है, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं भगवान थोड़ी हूं कि मुझे एकदम मैं सर्वज्ञाता हो गया और सर्वशक्तिमान हो गया, हमसे गलती नहीं होगी। लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। बिल्कुल। और अब धीरे धीरे माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय जजेस भी इस बात को समझने लग गए कि मेरा इंटेंशन कोई गड़बड़ नहीं है। मैं किसी एजेंडे पे काम नहीं करता, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम करता हूं, ना किसी बिजनेसमैन के एजेंडे पे काम करता हूं। जो मुझे ठीक लगता है करता हूं। और धीरे धीरे ये बात सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल भी रियलाइज करते हैं कि हाँ, हमारा इंटेंशन अच्छा है। मेरे फैक्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, मेरे ग्राउंड गड़बड़ हो सकते हैं, मेरा लीगल आर्गुमेंट गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मेरा इंटेंशन अच्छा है। इस बात को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए अब कोई हताशा नहीं होती, कोई निराशा नहीं होती। बाकी तो ये जीवन का है कि किसी दिन पीआईएल एक्सेप्ट हो गई, किसी दिन हमारे फेवर में जजमेंट आ गया, किसी दिन फेवर में नहीं आया, वो सतत चलता रहता है। आप टीम अन्ना में भी थे। अन्ना आंदोलन जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था, क्योंकि अन्ना हजारे ने, मैं खुद भी उनकी समर्थक रही थी पर्सनली, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों को उठाया था जिन मुद्दों पर आमतौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान नहीं जाता है। अन्ना हजारे, आज भी हम उन्हें देखते हैं तो हमें लगता था कि ये, हमें बहुत आस होती है, बहुत उम्मीद होती है अन्ना हजारे से। आप उनके साथ उनकी टीम में जुड़े, फिर आपने आप भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग उस टीम में थे, अन्ना हजारे की टीम में थे। फिर आपने बीजेपी ज्वाइन किया। सर, ये जो सफर है, इस सफर के क्या मायने हैं? आपने क्या क्या अनुभव किया इस सफर के दौरान? देखिए, अन्ना आंदोलन तो बाद में शुरू हुआ। उसके पहले मैं जब आरटीआई वाला काम हो रहा था, उस समय मैं केजरीवाल जी के साथ काम करता था। तो पहले आरटीआई का काम किया कि इससे लगा ट्रांसपेरेंसी आएगी। कुछ दिन बाद समझा नहीं, इससे ट्रांसपेरेंसी तो नहीं आएगी। फिर क्या करना चाहिए जी, अब लोकपाल लोकायुक्त वाली बात करते हैं। तो फिर अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, उसमें रहे। फिर समझ में आया कि नहीं, आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा, लोकपाल करने से पार्टी बनानी चाहिए। तो हम केजरीवाल के साथ पार्टी में चले गए। लेकिन ये सब करते करते मुझे समझ में आया कि केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ अलग हैं, करते कुछ अलग हैं। और एक बात ये भी समझ में आया कि ये वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहते। क्योंकि मैं उनसे बार बार कहता था कि लोकपाल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोकायुक्त बनने से क्या हो जाएगा? अगर आपका नियम कानून नहीं बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा, तो लोकपाल जांच करने का ऑर्डर देगा पुलिस को, तो पुलिस में तो भ्रष्टाचार है। लोकपाल जांच करने का ऑर्डर देगा सीआईडी को, तो वहां पे भी तो वही लोग हैं। तो जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक कैसे ही होगा? और दूसरा, लोकपाल मुकदमे का फैसला तो नहीं कर सकते। मुकदमे का लोकपाल जांच करवा सकते हैं ना, मुकदमा तो चलेगा बाकायदा कोर्ट में, और कोर्ट में तो वही 30 साल 40 साल 50 साल मुकदमा चलता है। ठीक कैसे होगा? तो हमारा ये कहना था कि आप पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, सिटीजन चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर, इसको भी आप लागू करने की मांग करिए। पूरे देश में माहौल बना हुआ है, पूरी जनता अपने साथ है। इस समय तो जो हम मांगेंगे, जो कहेंगे, जितने नियम कानूनों को बदलने की बात करेंगे, सब बदल जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी को वो करना नहीं था। मैंने उनसे बार बार कहा कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बहुत घटिया है, सड़ा हुआ है। चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है, उनको फांसी दी जाती है। तो हमारा कहना था कि आप भी मांग करिए कि भैया चीन वाला भ्रष्टाचार वाले विरोधी कानून भारत में लागू करो, तब तो फायदा होगा। अदरवाइज लोकपाल खड़ा होने से क्या होगा? भाई, अगर आपकी दवाई गड़बड़ है तो आप डॉक्टर बदलते रहिए, 4 डॉक्टर ले आइए, 5 डॉक्टर ले आइए, 3 डॉक्टर ले आइए, फर्क क्या पड़ता है? और इस देश में यही हो रहा है। इस देश में डॉक्टर तो बदल रहे हैं, मतलब सांसद विधायक बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कि दवाई नहीं बदल रही है, नियम कानून नहीं बदल रहा, सिस्टम नहीं बदल रहा है। और डॉक्टर बीमारी को ठीक नहीं करता। बेस में कोई चेंज नहीं आ रहे, बाकी ऊपरी चीजें बस बीमारी को डॉक्टर ठीक ही नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। शरीर में आपके दवा जाती है, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, वैक्सीन, ये जाती है। डॉक्टर थोड़ी शरीर के अंदर घुसता है। तो डॉक्टर, हॉस्पिटल अच्छा हो, डॉक्टर अच्छा हो, लेकिन अगर दवाई गड़बड़ है तो बीमारी तो ठीक ही नहीं होगी। ऐसे ही आप सरकार भी बना लो, आप लोकपाल भी बना लो, लोकायुक्त भी बना लो, फर्क क्या पड़ेगा? और देखिए वही हुआ। हम जो आज के डेट में 12-14 साल पहले कह रहे थे, वही हो रहा है। लोकपाल बन गया, ऑफिस बन गया, लोकायुक्ता बन गया। चलो, लोकपाल लोकायुक्ता में 1000 लोगों को रोजगार और मिल गया उनके ऑफिस में काम करने के लिए। भ्रष्टाचार तो रत्ती भर कम नहीं हुआ, किसी को आजीवन कारावास तो हुआ नहीं, किसी की जो है सिटीजनशिप तो खत्म नहीं हुई, किसी को फांसी तो हुई नहीं, क्योंकि नियम कानून नहीं बदला। तो फिर हमने इसलिए छोड़ दिया। 2014 में हमने आम आदमी पार्टी भी छोड़ दिया। अभी सर आप बीजेपी में हैं और अभी भी
भ्रष्टाचार जो है वो रूट कॉज है भारत में। हमने देखा अब अयोध्या राम मंदिर, मतलब लोगों के धर्म, उनकी आस्था के साथ, उनके इमोशन के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जो भी दान पात्र हम देते हैं वो हम भगवान के नाम देते हैं कि चलो ठीक है, हम आस्था से देते हैं, वो हमारा इमोशन होता है जब हम दान पात्र देते हैं कि ये हमारा इमोशन है, लेकिन उस इमोशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार। मैं आपको बताइए, चीन में भी तो धार्मिक स्थान है, चीन में चोरी क्यों नहीं हुई? सिंगापुर में धार्मिक स्थान है, वहां क्यों नहीं चोरी होती? जापान में बौद्ध मंदिर है, वहां चोरी क्यों नहीं होती? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में मस्जिदें हैं, वहां चोरी क्यों नहीं होती? भारत में क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमने राम मंदिर बनाया, राम नीति लागू नहीं किया। भय बिन होए न प्रीत। हमारे पास कृष्ण मंदिर हजारों हैं, लेकिन हमने कृष्ण नीति लागू नहीं किया है। सठे साठ्यम समाचरित। हम परशुराम जी की शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन हमने नियम कानून में परशुराम जी का सिद्धांत अपनाया नहीं। मानव का मानवाधिकार, दानों को कठोर दंड। हम आचार्य चाणक्य की बातें करते हैं, लेकिन हमने आचार्य चाणक्य का सिद्धांत ही नहीं अपनाया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप जरा सोचिए पूरे देश में जो भ्रष्टाचार कैसे है। घूसखोरी केस में, जमीन कमीशनखोरी केस में, दलाली केस में, कटमनी केस में, तोलाबाजी केस में, हवालाबाजी केस में, कबूतरबाजी केस में, जमाखोरी केस में, मिलावटखोरी केस में, अलगाववाद की फंडिंग केस में, आतंकवाद की फंडिंग केस में, जिहाद की फंडिंग केस में, नक्सलियों की फंडिंग केस में, फर्जी आधार केस में बनता है, फर्जी राशन कार्ड केस में बनता है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस केस में बनता है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में बनता है, लफ्जिहात की फंडिंग केस में, घुसपैठ की फंडिंग केस में, जनसंख्या विस्फोट की फंडिंग केस में, थाने का भ्रष्टाचार केस में, तहसील का भ्रष्टाचार केस में, जिले का भ्रष्टाचार केस में, कचहरी का भ्रष्टाचार केस में, हवलदार केस में, थानेदार केस में, पेशकार केस में, रजिस्ट्रार केस में, तहसीलदार, सब केस में लेते हैं ना। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप केस खत्म कर दो, सही हो जाएगा। इस देश में, इस देश में नहीं, वो अभी ठीक नहीं हुआ। सरकार के आंकड़े हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। इसका मतलब उनको 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए नहीं। जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, तो उनको भी 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए नहीं चाहिए। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही 25% काला धन खत्म। 100 रुपए से बड़ी नोट करते ही 25% हवाला कारोबार खत्म। 100 रुपए से बड़ी नोट करते ही पूरे देश में सभी विभागों का 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। इस देश में जब आज की डेट में पान बेचने वाला, बीड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला सब ऑनलाइन लेने लग गया है, तो फिर 1000 रुपए से ऊपर कैश, अगर हम कैश लेन देन बंद कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करते ही 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। इन टोटल 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 144 करोड़ आधार बन चुका है, हर घर में आधार बना हुआ है, 99% लोगों के पास आधार है। अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देंगे, भैया 10,000 रुपए तक से ज्यादा कुछ भी लेन देन करोगे, घड़ी खरीदा 10,000 से महंगी, फ्लाइट का टिकट बुक किया 10,000 से ऊपर, कुछ भी किया, तो उसके लिए आपका आधार नंबर मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो बेनामी लेन देन रुक जाएगा, बेनामी लेन देन रुक जाएगा, 25% भ्रष्टाचार और खत्म। और चीन वाला कानून बना दे, 100% संपत्ति जब्त करेंगे भ्रष्टाचारियों की, इनकी सिटीजनशिप खत्म करेंगे, साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी दे देंगे। मैं कह रहा हूं 90% भ्रष्टाचार 1 साल के अंदर खत्म करने की मैं गारंटी लेता हूं। दुर्भाग्य देखिए, भारत में सुबह से लेकर शाम तक समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फलानेवाद, ढिकानेवाद, सुबह से लेकर शाम तक वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और शाम की मीडिया डिबेट में तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, पर डे यही हो रहा। केवल गांधीवाद, नेहरूवाद, दुनिया भर की भाषणबाजी, लच्छेदार भाषण, बतौलेबाजी। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर ही वोट मांगे जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो चुनावी प्रचार में यही कहा जाता है कि हम भ्रष्टाचार देश से हटा देंगे, लेकिन इतनी पार्टियां आ गई और अभी तक भ्रष्टाचार वहीं के वहीं है। जो रूट कॉज है उस पर काम नहीं हो पा रहा है सर। तो ये इस रूट कॉज पे कैसे काम होगा, और इस पर आपने क्या सोचा? क्योंकि आपने कहा कि मैं हमेशा से भ्रष्टाचार को लेकर बहुत चिंतित हूँ। तो क्योंकि भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, भ्रष्टाचार हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। आज की डेट मेरी पीआईएल चल रही है घुसपैठ के ऊपर। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था, तो हमने उसमें लिखा है कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस हो रखा है, और किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि जो हमने आंकड़े दिए वो आंकड़े गलत है। हमने राज्यवार उसमें आंकड़े दिए हैं, किस राज्य में कितने घुसपैठिए रहते हैं। भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां घुसपैठिए पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी नहीं रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां कुकी भी आ चुके हैं, वो भी इलीगली इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं।
होता कैसे है, ये वहां बॉर्डर पे एजेंट है, 2,000 रुपए दे के घुसपैठिए अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। जैसे उनका आधार बनता है, वो नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है। जैसे दो डॉक्यूमेंट बनता है, वो तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा देता है। जैसे 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है और आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है। जैसे 4 डॉक्यूमेंट होता है, फिर वो वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेता है। तो भारत में जो 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, उसमें से 50% 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा चुके हैं, और उसका मूल कारण घूसखोरी, भ्रष्टाचार। तो इन घुसपैठियों के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल गई है। अभी एसआईआर देखिए, एसआईआर की जो मेरी पीआईएल थी, मैंने उसमें लिखा था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। वो मेरी पीआईएल एसआईआर वाली, बिल्कुल उसमें मैंने लिखा था 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। अभी केवल 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है और 13 करोड़ फर्जी वोटर पाए गए। पूरे देश में होगा तो मुझे लगता है 20 करोड़ के आसपास। तो एसआईआर को सर आप सही प्रक्रिया मानते हैं या गलत? क्योंकि विपक्ष कहता है कि एसआईआर एक गलत प्रक्रिया है, अपनी चुनावी फायदे के लिए है। नहीं, वो विपक्षियों को तो चूंकि घुसपैठियों को कवर फायर देना है ना, तो सीधे ये नहीं कह सकते कि हम घुसपैठियों का हम वोट ले चाहिए, हम इसलिए घुसपैठियों के यहाँ बनवा के रखेंगे। वो घुसपैठियों के सीधे समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए एसआईआर का विरोध करते हैं। एसआईआर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो घुसपैठियों का अभी तक वोट ले रहे थे, उससे बढ़िया होते। और घुसपैठिए कैसे हैं आपको बताऊं। बंगाल में हावड़ा में, कलकत्ता में एक गुलशन कॉलोनी है, ठीक है। उस गुलशन कॉलोनी में 2 लाख वोट थे, और जब एसआईआर हुआ तो मात्र 12,000 वोट हुआ है। 1,88,000 वोट कट गया। सारे घुसपैठिए, अदरवाइज स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अभी ये घुसपैठिए पूरे भागे नहीं है, ये घुसपैठिए अभी भारत में ही है। जब बिहार में एसआईआर होगा तो झारखंड में भाग जाएंगे, बंगाल में एसआईआर होगा तो फिर बिहार भाग आएंगे, ये यहीं अंदर ही भाग रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ तो नियम कानून बनाना होगा ना। हमें पता है, जैसे आपने सर आइडिया दिया, ये आइडिया उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है। घुसपैठ, आप एनआरसी के इतने बड़े देश में एनआरसी करके घुसपैठियों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे तो एनआरसी फेल हो जाएगा। असम में एनआरसी हुआ था और वो फेल हो गया। कैसे? कि जैसे ही एनआरसी शुरू हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल 2 साल तक तारीख पे तारीख चलती रही। इस बीच वहां घुसपैठियों ने 2,000 में आधार, 2,000 में राशन कार्ड, 2,000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 3,000 में ड्राइविंग लाइसेंस, सारा अपना डॉक्यूमेंट बनवा लिया। और जब वहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो एसआईआर में क्या होता है, रजिस्टर लेके लोग जाते हैं। कौन जाता है? सी ग्रेड और डी ग्रेड के एम्प्लॉय, वही लेखपाल, वही पटवारी जो काम करते हैं वहीं जाते हैं। फिर घुसपैठियों ने 2,000 रुपए उनको पर हेड पकड़ा दिया। तो जो एसआईआर करने गए थे असम में लोग, उन्होंने क्या किया कि जितने घुसपैठिए थे उनका तो रजिस्टर में नाम लिख दिया। लेकिन सरकारी कर्मचारी बड़े चालाक, वो क्या करते थे, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम लिखते थे रजिस्टर में, उतने असम के लोगों का नाम रजिस्टर से बाहर कर देते थे। जिससे कि जब टोटल एनआरसी हो तो असम की जनसंख्या बढ़ने ना पाए, बैलेंस बनी रहे। तो मतलब वाजिब लोग थे उसको हटा दिया। आप जरा सोचिए भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम। जब पूरी एनआरसी हो गई असम में और जब रजिस्टर आया तो पता चला घुसपैठिए तो अंदर हो गए, और जो असम के लोग थे वो तो एनआरसी से बाहर हो गए। और फिर हंगामा शुरू हुआ, हमारा नाम कैसे कटा, नाम कैसे कटा। तो फिर एनआरसी हुई। तो जब तक भ्रष्टाचार आप खत्म नहीं करेंगे, ना आपकी एनआरसी फेल हो सकती है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे, काला धन हवाला नहीं बंद करेंगे, लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार नहीं खत्म करेंगे, तब तक ये जो सड़कों किनारे अवैध निर्माण होता है, अवैध निर्माण नहीं रुकेगा। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे, तब तक लैंड जिहाद नहीं रुकेगा। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार नहीं खत्म करेंगे, तब तक ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा। भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है, 1 लाख करोड़ का। और ड्रग के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। ये नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, पिता की हत्या करते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, माँ की हत्या कर देते हैं। ये जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं इनको पैसा नहीं मिलता, पत्नी की हत्या कर देते हैं। ये नशे में जो है गाड़ी जाके टक्कर मार देते हैं, खुद ही मर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ये नशेड़ी गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये जो ड्रग एडिक्ट है छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं। ये नशेड़ियों के कारण लाखों जो है बच्चे अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं। तो लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। 1 करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है, ड्रग ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है।
बिहार ड्राई स्टेट कहा जाता है, लेकिन बिहार में ऑनलाइन होम डिलीवरी हो रही अरे है। क्या तो रहा हूँ क्या, ये किसके नहीं मतलब, बिहार तो छोड़िए, दिल्ली में ड्रग आप जिसको भी चाहिए ड्रग वो घर पहुंच जा रही है। मैं शराब की बात नहीं, मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ। मैं चरस, अफीम, कोकीन, हाँ सब कुछ घर पहुंच रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि हमने सिंगापुर वाला कानून नहीं बनाया। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, उसको उठा के फांसी दे दिया। हमने भी अगर 10, 20, 50 ड्रग बनाने वालों को, ड्रग बेचने वालों को, ड्रग के होलसेलर को, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूटर को उठा के फांसी दे दिया होता ना, यहां भी रुक जाता। बिल्कुल। याद रखिए, जो भगवान से नहीं डरता ना, वो किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं डरेगा। सबसे ज्यादा जो डरेगा वो फांसी से डरेगा। फांसी के फंदे से लोग डरते हैं। सबसे ज्यादा युवा इस ड्रग के चपेट में आ रहा है। भविष्य हमारे जो देश का है वो बर्बाद हो रहा है। युवा सबसे ज्यादा ड्रग की लत में। इस ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, इस ड्रग के कारण बाजपन बढ़ रहा है, और ड्रग नशेड़ी बना बना के कन्वर्ट किया जा रहा है। पंजाब में जो धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ है, ये ड्रग के जरिए हुआ है। ये केवल नशा बेचने के लिए वहां नहीं हुआ, पहले नशेड़ी बनाया गया, और फिर जब आदमी नशेड़ी हो गया तो वो हिंदू रहे या गैर हिंदू रहे, फर्क क्या पड़ता, कन्वर्ट हो रहे। तो ड्रग एडिक्ट बना बना के कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर चर्चा नहीं होती। साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है करप्शन के कारण, उसके ऊपर भारत में कोई चर्चा नहीं होती है। साल में 2 लाख लोगों का रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। न करप्शन खत्म करने पे चर्चा हो रही, न पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोकने के लिए कानून बनाया गया। साल में 2 लाख जो लोगों की अकाल मौत होती है लैंड डिस्प्यूट में। जो जमीन विवाद है ना, छोटे छोटे जमीन का झगड़ा शुरू हो जाता है, उसमें एक दूसरे के ऊपर लाठी भाला गड़ासा लेके लोग टूट पड़ते हैं। अगर आप गांव की होंगी थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा कैसे वहां पे छोटे छोटे खेतों के लिए झगड़ा होता है। सबसे ज्यादा केस जो होते हैं कोर्ट में वो जमीन यस एग्जैक्टली। भारत में 5 करोड़ केस, मेरी पीआईएल चल रही है, भारत में 5 करोड़ केस चल रहे हैं। 5 करोड़ में से 66% के केस लैंड डिस्प्यूट के हैं। और लैंड डिस्प्यूट हो क्यों रहा है इसको समझिए। कानून कितना सड़ा हुआ है, घटिया है। आपका 100 रुपए चोरी हो जाए ना तो थाने में एफआईआर हो जाएगी, लेकिन आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो थाने में एफआईआर नहीं होगी। थानेदार बोलेगा भैया मेरा काम नहीं, जाओ तहसील जाओ अपना मुकदमा दाखिल करो। आपकी भेड़ गायब हो जाए, बकरी गायब हो जाए, मुर्गी गायब हो जाए, एफआईआर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी कोई गौशाला पे कब्जा कर ले तो एफआईआर नहीं होगा। थानेदार बोलेगा नहीं नहीं ये तो जमीन का विवाद है, हमारा काम नहीं, तो सिविल डिस्प्यूट जाओ वहां पे। इसकी वजह से अगर हम चूंकि जमीन पे अतिक्रमण करने वालों को कोई सजा नहीं देते, हम जमीन पे अवैध कब्जा करने वालों को कोई सजा नहीं देते, हम अवैध निर्माण करने वालों को कोई सजा नहीं देते। सजा क्यों नहीं? हमारे पास कानून ही नहीं है। और उसका नतीजा क्या है? नदियों किनारे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है, जंगलों पे कब्जा हो रहा है, तालाबों पे कब्जा हो रहा है, ऊसर जमीन पे कब्जा हो रहा है, बंजर जमीन पे कब्जा हो रहा है, खेल के मैदान पे कब्जा हो रहा है, जो गोचर जमीन होती है उस पे कब्जा हो रहा है। और जो पब्लिक लैंड है छोड़ो, दूसरों की जमीन पे कब्जा कर ले रहे। जो थोड़ा कमजोर पड़ा, जो दबंग होता है गांव का, वो 4 लठैत लेके खड़ा होता है, दबंग पे कब्जा कर लेता। क्यों? उसको पता है मुकदमा चलेगा 20-30 साल चलेगा तो बहुत करना क्या होगा, जमीन हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। जब तक आप अतिक्रमण करने, लोग मकान पे किराए पे लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अब बेचारा मकान मालिक 40-50 साल मुकदमा लड़ता है तब उसको मकान मिलता है। क्यों? क्योंकि जो जिसने कब्जा किया उसको पता है कि भाई इतना ही होगा, हमको खाली करना पड़ेगा, हमें कोई दंड नहीं मिलने वाला, कोई सजा नहीं मिलने वाली। सरकारें क्या कर रही हैं? केवल रीलबाजी कर रही हैं। जैसे जब 1000 अवैध निर्माण होता है तो उसमें एक अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चला के उसको तोड़ के उसकी रील बनवा के वायरल करा के उनको लगता है अच्छा हाँ, पूरी जनता को लग रहा है भैया खूब बुलडोजर चल रहा है। हाँ। तब तक जब 1000 अवैध निर्माण हो जाता तब एक जगह निर्माण टूटता है। ऐसे ही जब 1000 जगह पे जमीनों पे कब्जा हो जाता है, घर बन जाता है और पुलिस सोई रहती है, प्रशासन खामोश। जब घर वर सब बन गया, लोग सालों साल रह गए, तब अचानक से दिन खुलते हैं, ये तो अवैध कब्जा तोड़ना है। उसके बाद वो रोते हैं, बिलखते हैं, विरोध करते हैं, पत्थरबाजी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। मिलावटखोरी, पनीर, दूध, इंसान किस चीज पे भरोसा करे? सब कुछ नकली। FSSAI पे भरोसा नहीं है। नहीं FSSAI पे लोग इतने ज्यादा मतलब
गुस्से में है कि वो कुछ कर ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक फूड मिलावटखोरी खत्म नहीं होगी। मिलावटखोरी का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। करप्शन के कारण जो सरकारी बाबू हैं जिनको मिलावटखोरी रोकनी है वो अपने ऑफिस बैठे हैं, उनका महीना बंधा हुआ है, मिठाई की दुकान से भी उनको महीना आ रहा है, दवा की दुकान से भी उनको मंथली बंधा हुआ है, दवा बनाने वाले भी मंथली दे रहे हैं, दवा बेचने वाले भी मंथली दे रहे हैं, मिठाई बनाने वाला, खोआ बनाने वाला सब उनको मंथली देता जा रहा है, इसलिए वो बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कागज वहीं साइन होता जा रहा है। दूसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इतनी डिमांड है ना कि बिना मिलावटखोरी का आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। कोरोना के समय में जब पूरा देश ठप था, ट्रेन नहीं चल रही थी, बस नहीं चल रही थी, सब ठप पड़ा हुआ था, शादी विवाह नहीं हो रहा था, होटल रेस्टोरेंट बंद थे, चाय की दुकानें बंद थी। आपने कहीं दूध सड़क में फैला हुआ देखा क्या? नहीं। हमारे पास उतना ही दूध होता है कि जब पूरा देश ठप हो जाए तब लोगों को पीने के लिए शुद्ध दूध मिलेगा। वही कोरोना में मैंने अपने पूरे जीवन में एक ही बार शुद्ध दूध पिया, या आपने भी एक ही बार शुद्ध दूध पिया अपने जीवन में, वो है कोरोना का समय जब पूरा देश ठप हो गया। क्यों? क्योंकि गाय पूरे जीवन में 5 बच्चे देती है, ठीक है? इंसान यहां 15-15 बच्चे दे रहा है। गाय और भैंस के पूरे जीवन में 5 बच्चे हो रहे हैं। यहाँ एक एक परिवार, चलिए दिल्ली में आपको दिखाता हूं, आपको मैं जाकिर नगर, ओखला में, मुस्तफाबाद में आप चलिए, बल्ली मरान चलिए, आप नरेला बवाना चलिए, आपको जो है 18-18 बच्चे, 16-16 बच्चे वाले परिवार पड़े हुए। तो कहां से आएगा? जमीन हमारे पास दुनिया की 2% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20%। पॉपुलेशन कंट्रोल पे चाइना से बड़े देश हम बन चुके हैं, और उस पे जब लोग डिमांड करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, बीजेपी बात कर रही थी, बट वो भी कानून नहीं आ पाया। उसमें मैं कह तो रहा हूं कि जमीन हमारे पास दुनिया की मात्र 2%, जनसंख्या दुनिया की 20%, यानी कुर्सी हमारे पास केवल 2 है और बैठने वाले 20 हैं। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4%, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20%, यानी पानी 4 गिलास है और पीने वाले 20 है। और हम सर विकसित देशों से भी सबक नहीं लेते, जैसे चाइना ने किया, कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल किया। अब ऐसी नौबत आ गई है कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उसे अवार्ड देना पड़ा है, क्या हमें पैसे देंगे, आप पॉपुलेशन बढ़ाइए। देखिए चीन में तो वो इसलिए हो गया कि उसने हम दो हमारे एक कर दिया। हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो कंट्रोल हो गया ना सर। लेकिन हम दो हमारे 2 और हम दो हमारे 1 करके चीन ने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। हाँ, तो सर, और चीन के विश्वगुरु बनने में, चीन के विश्व महाशक्ति बनने का 2 ही कारण है। पहला, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने वाला कानून। दूसरा, हम 2 हमारे 2 और जो न माने उसकी नागरिकता खत्म कर दो। ये जो कानून उसने बनाया, इसी से चीन विश्वगुरु बन गया, विश्व महाशक्ति बन गया, गरीबी से बाहर आ गया, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण सबसे बाहर आ गया। और भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण समस्या, प्रदूषण की समस्या, चोरी लूट झपटमारी की समस्या, बढ़ते अपराध की सारी। अगर आप समस्याओं की वाई एनालिसिस करिए तो पता चलेगा 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। पहले जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था, यानी 10% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा था। अभी जनसंख्या 150 करोड़ हो गई और 83-85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी 60% के आसपास लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो जब तक इसको रोकेंगे नहीं, भारत की कोई समस्या ठीक नहीं हो सकती है। इस देश में 2 लाख बच्चों का 7 साल में अपहरण हो रहा है। इसका मूल कारण है घटिया कानून। हर साल 2 लाख लोगों का बैंक खाता खाली हो जाता है, साइबर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड हो रहा है। मूल कारण है घटिया कानून। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 1.5 लाख तो वापस मिल जाती हैं पुलिस के प्रयास के बाद, 3.5 लाख मिलती नहीं है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्जहात का शिकार हो रही हैं। मूल कारण है घटिया कानून, सजा नहीं मिलती जल्दी। साल यहां पे भारत में 100 लाख एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा हो रखा है। 100 लाख एकड़ जमीन, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्चे जो मिशनरियों ने कब्जा किया हुआ है, और 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया है। जबकि मजार दरगाह बनाना और मजार दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी। और यहां देखो तो हर किलोमीटर पे पूरा उत्तराखंड में मजार दरगाह बनती जा रही, हिमाचल में मजार दरगाह बनती जा रही है, रेलवे स्टेशन पे मजार दरगाह, हाईवे के किनारे मजार दरगाह, जहां देखो वही मजार दरगाह। जबकि मजार दरगाह बनाना और मजार दरगाह पे जाना ये दोनों हराम है, इसलिए जहां से इस्लाम शुरू हुआ वो वहां एक भी नहीं है। दुर्भाग्य देखिए, यहां चर्चा ही नहीं हो रही है। 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए। इजराइल में कानून है, घुसपैठ करने पे आजीवन कारावास की सजा होती है, और जो घुसपैठियों की मदद करते हैं
जैसे किसी ने घुसपैठिए का आधार बनवा दिया या किसी ने घुसपैठिए का राशन कार्ड, जैसे भारत में लोग मदद करते हैं, हाँ, जो घुसपैठिए की मदद करते हैं उसको फांसी होती है। दुर्भाग्य देखिए, 5 करोड़ घुसपैठिए, दुनिया के सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। फिर भी घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने, उनको साल भर के अंदर सजा देने के लिए कानून बनाने की ना कोई विधायक मांग कर रहा है, ना कोई सांसद मांग कर रहा है। 5000 सांसद विधायक हैं, वही सुबह से लेकर शाम तक तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, समाजवाद, लोहियावाद, वही दुनिया भर की आम जनता को बेवकूफ बनाने वाले बस जुमलेबाजी चलती रहेगी। लेकिन समस्या जो इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। मेरी पीआईएल चल रही है, एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदू का मतलब यह हुआ साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। तो एक तरफ 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, दूसरी तरफ 3.5 लाख बेटियां लफ्जहाद का शिकार हो रही हैं, 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। इस 90,000 में से 50% हिंदू हैं, 50% एक्स हिंदू हैं। तो पूरी डेमोग्राफी बदलती जा रही है। और डेमोग्राफी कैसे बदली है? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कश्मीर की डेमोग्राफी बदल गई, मणिपुर की डेमोग्राफी बदल गई, मिजोरम की डेमोग्राफी बदल गई, नागालैंड की डेमोग्राफी बदल गई, मेघालय की डेमोग्राफी बदल गई, लद्दाख की डेमोग्राफी बदल गई है, लक्षद्वीप की डेमोग्राफी बदल गई है, करगिल की डेमोग्राफी बदल गई है, बंगाल के 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, असम के 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यूपी के लगभग 20 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, दिल्ली के आप जरा देखिए 70 विधानसभा में से लगभग 15 विधानसभाओं की डेमोग्राफी बदल गई है। पूरे देश की डेमोग्राफी बदल रही है। मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई भी व्यक्ति अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले, फिर समझ में आएगा उसके लोकसभा की डेमोग्राफी बदली है। कोई भी व्यक्ति अपनी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले। कोई भी पार्षद अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले। कोई भी ग्राम प्रधान अपने गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले, तो गांव की डेमोग्राफी बदल रही है, शहरों में वार्डों की डेमोग्राफी बदल रही है, विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। भारत में 800 जिले हैं, वहां से 200 जिलों की डेमोग्राफी तो पूरी तरीके बदल चुकी है। 6000 तहसीलें, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लफ्जहाद। कोई सांसद विधायक इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा। घटिया कानून को खत्म करके नया कानून बनाने पे। डेमोग्राफी बदलने का दूसरा कारण है लैंड जिहाद। 5000 सांसद विधायक हैं, कोई भी नहीं कह रहा है कि हाँ जमीन अतिक्रमण करने वालों को कठोर दंड मिलना चाहिए। डेमोग्राफी बदलने का तीसरा कारण है धर्मांतरण। कोई भी सांसद विधायक ये नहीं कह रहा है कि भैया धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, इसलिए संसद में कानून बनना चाहिए। डेमोग्राफी बदलने का चौथा कारण है घुसपैठ। कोई ये नहीं कह रहा है कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ इजराइल जैसा कानून बनना चाहिए। डेमोग्राफी बदलने का पांचवा बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। 5000 सांसद विधायक हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ चीन जैसा कानून भारत में लागू होना चाहिए। न लोकसभा से कोई आवाज आ रही है, न राज्यसभा से कोई आवाज आ रही है, न विधानसभा से आवाज आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है जो हमेशा जनसंख्या कंट्रोल की बात करते हैं, उनका मैंने कई बार सुना है। लेकिन सर इसको लागू कब करेगी? और सबसे जरूरी ये नहीं है कि कानून लागू, कानून जो हम लोग बार बार चर्चा करें, कानून लागू करना बड़ी बात नहीं है, कानून को सख्ती से उसका पालन करवाना ये बड़ी बात है। भारत में बहुत सारे कानून है, हर चीज पे कानून है, लेकिन वो कानून अपना जो कहते हैं ना कि वो कानून समय पे काम नहीं कर पाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जितनी भी रिजर्व पिटीशंस पड़े हुए हैं, जितने भी हैं, उन सभी को जल्द से जल्द उन सभी का निपटारा हो। इससे जो अपराधी हैं उसमें इतनी देरी होती है सर कि जो अपराधी हैं वो मस्त हैं, वो मौज कर रहे हैं, और जो निर्दोष हैं वो सजा काट रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर और राजा विक्रमादित्य के समय में 1 घंटे के अंदर मुकदमों का फैसला होता था। इसका मतलब जस्टिस विद इन आवर। बिल्कुल। उनके यहाँ मुकदमा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो पूरे दिन भर में फैसला होता था, जस्टिस विद इन डे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो 2-3 दिन आना पड़ता था, यानी जस्टिस विद इन वीक। बहुत कम ऐसे केस हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर के दरबार में, राजा विक्रमादित्य दरबार में, जो 2-3 हफ्ते चले हैं, यानी 1 महीने के अंदर तो फैसला हो ही जाता था। तो सर ये इतना मॉडर्नाइज कैसे हो गया कि एक सुनवाई में हमें सालों लग जाते हैं? हाँ,
ये घटिया कानून का दुष्परिणाम है। ये जो गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था का दुष्परिणाम है। मेरी फॉल्स केस के ऊपर पीआईएल चल रही है। फॉल्स केस से लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, और ये जो कोर्ट के ऊपर बर्डन है ये फॉल्स केस का है। अभी सर एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो सुनवाई आई है, उस सुनवाई पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने सुनाया कि जो भी पुलिस अधिकारी दोषी होगा वो रोज देगा 25,000 रुपए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कानून मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। पूरे ये जो 5 करोड़ केस चल रहे हैं, चल क्यों रहे हैं? चल इसलिए रहे हैं क्योंकि झूठी शिकायत करना कोई गंभीर अपराध नहीं, झूठी एफआईआर करवा देना कोई गंभीर अपराध नहीं। पुलिस अगर झूठी जांच कर दे तो पुलिस वाले कोई सजा नहीं मिलती। अगर जज साहब जानबूझ के पैसा लेके गलत फैसला दे दें, उनको भी कोई सजा नहीं मिलती। लोग झूठी गवाही देते हैं 50-50 हजार रुपए लेके, 20-20 हजार रुपए लेके, उनको कोई सजा नहीं मिलती। लोग झूठी वसीयत बनवा लेते हैं, झूठी विरासत बनवा लेते हैं, उनको सजा नहीं मिलती। लोग मुकदमों में झूठे एविडेंस देते हैं, झूठे आधार लगाते हैं, झूठे राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, जो दुनिया भर का फर्जी एविडेंस देते हैं, वो कोई सजा नहीं है। हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। चीन में, जापान में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में झूठी गवाही देना जघन्य अपराध है, 10 से 20 साल सजा होती है। झूठा एफिडेविट देना सीरियस क्राइम है। झूठे डॉक्यूमेंट देना सीरियस क्राइम है। ब्रिटेन में जिसके हम गुलाम थे, उसने अपना सिस्टम बदल दिया। ब्रिटेन में यह सिस्टम है कि अगर मुकदमा चलेगा तो जो जीती हुई पार्टी है उसके वकील की फीस हारी हुई पार्टी देगा। क्यों? क्योंकि तू हार गया, इसका मतलब तू गलत है, तो तुम्हारे ऊपर ये पनिशमेंट है कि तुम अपने वकील की फीस भी दो और जीती हुई पार्टी के वकील की फीस दो। ये सिस्टम चल रहा है। तो हमने संविधान हमारे जब बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 10 देशों का संविधान पढ़ा। 10 देशों का संविधान पढ़ के वहां की बेस्ट प्रैक्टिस को उठाया। इस देश में दुर्भाग्य देखिए, सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और भाषणबाजी होती है, बतौलेबाजी होती है। कानून बनाते समय हम उन 10 देशों का कानून देखते ही नहीं है। अगर भारत में इतना भ्रष्टाचार है और सिंगापुर में भ्रष्टाचार नहीं है, तो हमें अपने भ्रष्टाचार वाले कानून के सिंगापुर वाले कानून से कंपेयर करके देखना चाहिए और सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ इतनी चोरी लूट झपट मारी है और चीन में नहीं है, तो हमें चीन वाला कानून ले लेना चाहिए। अगर हमारे यहाँ इतना ड्रग कारोबार है और सिंगापुर में ड्रग का नामो निशान नहीं है, तो हमें सिंगापुर से ड्रग वाला कानून ले लेना चाहिए। अगर हमारे यहाँ इतनी फर्जी शिकायत, पूरी बाढ़ आई हुई है, तो हमें देखना चाहिए कि भाई दुनिया में कहां फर्जी शिकायत नहीं हो रही, तो पता चलेगा भाई ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं होती, कनाडा में तो नहीं होती, तो वो कानून हमें यहां से लेना चाहिए। अगर हमारे देश में अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता बढ़ रही है, फूहड़ गाने, फूहड़ सीरियल, फूहड़ फिल्में, फूहड़ स्टैंड अप कॉमेडी, जो मतलब माता पिता बच्चों फैमिली के साथ एक साथ सुनना देखना मुश्किल हो चुका है, ये फूहड़ता बढ़ रही, तो कौन रोकेगा? तो नियम कानून बना के रोकना पड़ेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने कानून बना के सोशल मीडिया पे 16 साल तक के बच्चों के लिए रोक लगा दिया। हम वो कानून क्यों नहीं बना रहे? कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं इतने पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी पूरी तरीके से दल गुलाम हो गए हैं, पार्टियों के जो है चम्मच हो चुके हैं। हमारे कहते नहीं लेखक और बाकी लोग भी जिनको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो भी इतने सच बोलना ही नहीं चाहते। कौन सी समस्या लाइलाज है? कौन? सब डिप्लोमेटिक, सब वही जय जयकार, सब वही बातें। कौन सी समस्या लाइलाज है? जो आप बताइए एक समस्या, मैं बताता हूं कि समस्या को किस देश ने ठीक करके रखा हुआ है। हमारे देश में रोज साइबर फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल। टर्की में एक साइबर फ्रॉड हुआ, उसने कानून बदला, उस साइबर फ्रॉड करने वाले को 340 साल की सजा हुई। वहां दोबारा कोई साइबर फ्रॉड करने की हिम्मत नहीं है। थाईलैंड में एक चिटफंड स्कैम हुआ, उस चिटफंड स्कैम में 16,000 लोगों का जो है वो कर दिया, पैसा लेके वो चंपत हो गए। हमारे देश में नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, दुनिया भर के ऐसे चिटफंड स्कैम हो चुके हैं। हमने कानून नहीं बदला। थाईलैंड में जिसने चिटफंड स्कैम किया, 16,000 लोगों का पैसा लेके जो डुबाया, उसको 1,41,000 साल सजा हुई। सर हम तो नटवर लाल को भी नहीं ढूंढ पाए। फिर तो मैंने कहा ना, इस देश में मैं आपसे वैसे पूछता हूं, मान लीजिए आपको भारत में 1 लाख रुपए तनख्वाह मिले और आपको जापान में और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में 2 लाख रुपए की तनख्वाह मिले, और आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में 3 लाख की तनख्वाह मिले, तो आप कहां जाओगी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जाओगी 3 लाख वाली तनख्वाह में, या सिंगापुर, जापान और अमेरिका जाओगी 2 लाख रुपए की तनख्वाह में? सर
पाकिस्तान बांग्लादेश तो जाना प्रेफर नहीं करोगे? जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको सुरक्षित नहीं लग रहा है। नहीं। यस, पैसा भले कम है सिंगापुर जापान में, लेकिन आपको यार कम पैसा है ठीक है, लेकिन मैं सुरक्षित तो रहूंगा, सुरक्षित तो रहूंगी वहां आराम से। सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस देश में सुरक्षा की कमी है। इस देश में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कौन आके किसके घर में आग लगा के चला जाए कुछ पता ही नहीं चलेगा। कौन आके कब किसको कुचल दे कुछ पता ही नहीं। कब चोरी लूट झपटमारी हो जाए कुछ पता ही नहीं। कुछ भी कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया, ना हमने जनसंख्या विस्फोट को रोका। ये भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए एक तरीके से 4th स्टेज के कैंसर हो चुके हैं। और इसको रोके बिना तो भगवान श्री राम भी अगर आके यहाँ पे शासन करने लगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान राम से भी नहीं सीखते। जब पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बहुत कम थी तब भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो लागू किया। जब भगवान श्री राम ने एक विवाह किया तो लक्ष्मण जी ने भी एक विवाह किया, भरत जी ने भी एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया, जबकि उस पूरी दुनिया में उस समय बहुविवाह की प्रथा थी। फिर भी भगवान श्री राम ने प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए एक ही एक विवाह किया। और भगवान श्री राम के भी 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के भी 2 बच्चे, भरत जी के भी 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के भी 2 बच्चे। इस मानव इतिहास में, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले हमारे 2 लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम के जो है नाम के कीर्तन होते हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने भगवान श्री राम का हमारे दो वाला सिद्धांत ही लागू नहीं किया। नहीं लागू किया तो कुछ भी समस्या कम नहीं हो रही है। न मिलावटखोरी कम हो रही है, न अराजकता कम हो रही है, न अपराध कम हो रहा है। तो ये जो चल रहा है मुझे लगता है इसको रोकना जरूरी है। दुर्भाग्यवश देखिए, कहते हैं भारत में संविधान है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, सबके लिए एक विधान, एक देश एक विधान। यहाँ मजहब के आधार पे नियम चल रहा है, मजहब के आधार पे कानून चल रहा है, मजहब के आधार पे आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पे लोन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पे वजीफा दिया जा रहा है। सब कुछ मजहब के आधार पे चल रहा है। मैंने इसमें PIL फाइल किया। हमने कहा पहले ये बता दो माइनॉरिटी है कौन। चलो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल सब चलता रहेगा, हमें मंजूर है। हमें ये बताओ माइनॉरिटी कौन है। हु इज माइनॉरिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। न संविधान में माइनॉरिटी का डेफिनेशन है, न किसी कानून में माइनॉरिटी का डेफिनेशन है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार हजारों करोड़ खर्च कर रही है, राज्य सरकारें हजारों करोड़ खर्च कर रही है। माइनॉरिटी को हमने डिफाइन नहीं किया। UN क्या कहता है कि जो रूलिंग कम्युनिटी होती है, जिस कम्युनिटी ने किसी देश में रूल किया उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। एक कम्युनिटी ने यहाँ 500 साल रूल किया, उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। दूसरी कम्युनिटी ने 200 साल रूल किया, उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। UN की दूसरी डिफिनेशन क्या है? एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। ऐसा सामाजिक समूह, ऐसा समुदाय जिसका न कोई सामाजिक वजूद हो, न कोई आर्थिक वजूद हो, न कोई राजनीतिक वजूद हो, उसके पार्षद प्रधान न हो, उसके सांसद विधायक न हो, उसका कोई बिजनेस में कोई योगदान न हो, बिजनेस में भी नगण्य हो और संख्या में 1% से कम हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। और यहां 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, अरे भैया माइनॉरिटी की यूनिट 100 होती है, जो कुछ 100 लोग हैं। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है कि चलो कुछ 1000 लोग। बिल्कुल, इसीलिए माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है कि भैया चलो कुछ लाख लोग हैं, इनको माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ थोड़ी हो सकती है। 150 देशों की जनसंख्या 1 करोड़ है और यहाँ पे जो 15 करोड़ वाले माइनॉरिटी कहला रहे हैं, 20 करोड़ वाले माइनॉरिटी कहला रहे हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी की कितनी जनसंख्या है। तो ये जो यहाँ पे अंधा कानून चल रहा है, यहाँ सुबह से लेकर शाम तक केवल इस बात की चिंता है कि कहां से वोट मिलेगा, कहां से नोट मिलेगा। सुब्रमण्यम स्वामी को हम सभी जानते हैं, अपने बेबाकपन की वजह से वो बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बातों से, उनके बयानों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, स्वामी जी से मेरा बहुत ज्यादा कोई संपर्क नहीं है। 2-4 बार मिलना हुआ है, कई बार सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो मिलते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमें ये नहीं पता कि वो किन विषयों पे कितना कितना बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलते नहीं हैं, ना हम किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई पिटीशन फाइल करते हैं। हम केवल सिस्टम के खिलाफ पिटीशन फाइल करते हैं, सिस्टम बदलवाने का हम प्रयास करते हैं। मेरा मानना है सिस्टम बदलेगा तो व्यक्ति बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति जब ट्रेन में चलता है तो मूंगफली खा के फेंक देता है, वही व्यक्ति मेट्रो में चलता है तो पानी भी नहीं पीता, वही व्यक्ति एयरपोर्ट में जाता है तो उसका व्यवहार अलग हो जाता है। व्यक्ति वही है, लेकिन जब ट्रेन में चलता है उसका व्यवहार अलग,
मेट्रो में चलता अलग, उसका व्यवहार अलग, फ्लाइट में चलता है उसका व्यवहार अलग, जगह के हिसाब से वो हाँ अलग बदलते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि सिस्टम बदल जाए। सिस्टम बदलेगा, सब इंसान अपने हिसाब से रहेंगे। सिस्टम बदलेगा तो कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं करेगा, सिस्टम बदलेगा सब चीजें ठीक हो। इसलिए हम व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ते। सुब्रमण्यम स्वामी, शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी, इन तीनों में से किसको आप ज्ञानी मानते हैं, या फिर आप मानेंगे कि हाँ इनकी जो बातें होती हैं वो सटीक होती हैं, दिमाग से कही हुई बातें होती हैं, ऊपरी ऊपरी बातें या फिर इधर उधर की बातें वो नहीं करते हैं? देखिए, तीनों अलग अलग हैं। शशि थरूर साहब जो है वो विदेश मामलों के जानकार हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी वित्त मामलों के जानकार हैं, और क्या वो ओवैसी जी वैसे तो बैरिस्टर हैं, लेकिन मैंने वीडियो उनका देखा जिसमें बता रहे हैं कि वो जो हूर है वो थूक देगी तो समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा, और वो पता नहीं क्या क्या होगा। तो मुझे लगता है शरिया के जानकार हैं। तो तीनों अलग अलग फील्ड हैं, इसलिए तीनों में कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। तीनों में ठीक है। अभी जो हमने देखा था समय रैना का जो विवाद हुआ, उसके बाद फिर प्रणीत मोरे का विवाद हुआ। समय रैना का जो विवाद हुआ उससे हमने, क्योंकि बहुत हम कानून की बात कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट कानून होता तो ये नहीं होता, समय रैना में अगर स्ट्रिक्ट कानून होता तो फिर प्रणीत मोरे का विवाद नहीं होता। लेकिन प्रणीत मोरे ने उस वक्त ये सोचा कि अरे इकोनॉमिकली ग्रोथ हम देखते हैं, आर्थिक लाभ हमारा चल रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको करने देते हैं, एंटरटेन करते हैं, इससे हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे। क्या इस चीज को बढ़ावा देना सही है? वो लड़की जो वहां पे बोल के आती है डेड बॉडी को, मतलब शर्मनाक बातें बोलती है, बाहर पॉडकास्ट से निकलते हैं उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो ये लोग जो उन्हें, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, सिर्फ उन लोगों की गलती है सर, कि समाज की भी गलती है जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं और ये जो कृत्य है उन्हें बढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल आज पहली बार आप ही कर रहे हैं, हमसे आज तक किसी ने सवाल किया नहीं, इसलिए मैं इसका आपको आराम से जवाब देता हूँ। इसके लिए न समाज जिम्मेदार है, इसके लिए केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है, और शिक्षा व्यवस्था बदलना सरकार का काम है। तो ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए मैं शासन व्यवस्था और सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। जब मुगल चले गए तो इस देश में मदरसा क्यों चल रहा है? जब पूरी दुनिया को पता है कि मदरसे से आतंकवाद अलगाववाद बढ़ता है, फिर हम क्यों चला रहे हैं? वैसे ही जब पूरी दुनिया में ये बात तय हो चुकी है कि कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी केवल और केवल उपभोक्तावाद फैलाता है, अगर भारत में अश्लीलता फुहड़ता बढ़ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्वेंट मॉन्टेसरी का बोलबाला है। हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पीछे चली गई है। इस देश में अगर ये सारी समस्याओं को ठीक करना है तो आपको भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लाना पड़ेगा। उससे बौद्धिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, हर तरीके का विकास होता था। ये जो डाइवोर्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, डिप्रेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं, अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रहा है, व्याभिचार बढ़ रहा है, हरामखोरी बढ़ रही है, जासूसी बढ़ रही है, गद्दारी बढ़ रही है, मक्कारी बढ़ रही है। इन सबका मूल कारण है घटिया शिक्षा व्यवस्था। तो ये जो कुछ चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं जो इस घटिया शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। इस देश में कृष्ण और सुदामा एक साथ एक किताब पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ एक किताब पढ़ते थे, समान शिक्षा व्यवस्था होती थी, और प्राइमरी में पूरी तरीके से केवल और केवल संस्कारों पे फोकस था, व्यवहार के ऊपर फोकस था, हमारी चरित्र के ऊपर फोकस था। वो व्यवस्था खत्म हो गई है। तब तो फर्स्ट में एडमिशन के समय से ही बेटा इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा कि एमबीए करेगा, सारा फोकस उसी पे है। बच्चे को अच्छा बच्चा कहाँ बना रहा है? जो हम बच्चे को डॉक्टर शुरू से पढ़ दिया, हाँ, तो वो सारी मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। ये उसका बड़ा कारण एक तो शिक्षा व्यवस्था घटिया, दूसरा हमने कानून नहीं बदला। हमने जो बॉलीवुड को और तथा कथित फिल्म वालों को जो फ्री हैंड दे दिया कि तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोल लो, कुछ भी लिखो। इतनी नॉर्मल हो गई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, हम बच्चे देख भी रहे हैं वो गालियां, जो समय रैना और तो ये समय रैना या जो भी मैं XYZ नाम ले, ये चल इसलिए रही कि कानून घटिया है और कानून बदलना सरकार का काम है। तो मैं तो कह रहा हूं इस देश में अगर अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता बढ़ रही है तो दो कारणों से बढ़ रही है। शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बदलना भी सरकार का काम है, कानून का खौफ पैदा करना भी सरकार का काम है। तो अगर वो होता तो सब सही रहते। क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं कानून बदल देते? ये जो फिल्मों के जरिए, ओटीटी के जरिए, सीरियल्स के जरिए, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो चल रहा है ना,
इसको रोकना, ये नियम कानून बना के रोक सकते पहले हैं। भी चलती थी सर, हाँ। लोग पहले भी एंजॉय करते थे, एंटरटेन होते थे, पहले भी फिल्में होती थी। ओटीटी नहीं था, अब ओटीटी आ गया है और ओटीटी के जरिए इतनी फुहड़ता फैलाई जा रही है। कानून बदलना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, केवल और केवल कानून बदलना पड़ेगा। ऐसे 2-4 लोगों के लिए 10 साल के लिए जेल में डाल दीजिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, देखिए आगे सब सुधर जाएंगे। दोबारा जातियों के नाम पे टिप्पणी हो रही है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के नाम पे पांडे जी की बेटी और यादव जी की, ये सब जो चल रहा है, इस पर आखिरी ये केवल और केवल घटिया कानून के कारण चल रहा है। जहां तक ब्राह्मणों की बात मैं आपको बताऊं तो 200 साल के अंग्रेजों के शासन में 70% जो फांसी हुई थी वो ब्राह्मणों को हुई थी, शायद लोगों को पता ही नहीं। सबसे ज्यादा जो फांसी मुगल काल में, सबसे ज्यादा जो हत्या हुई वो क्षत्रियों की हुई थी, और ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा फांसी हुई थी वो ब्राह्मणों की हुई है। तो इसलिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बारे में लोग कोई कुछ भी कर लें, लेकिन सच्चाई है इतिहास नहीं बदल हाँ, इतिहास नहीं बदल सकता है। सबसे ज्यादा नरसंहार क्षत्रियों का हुआ मुगल काल में, सबसे ज्यादा लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, सबसे ज्यादा उनके गर्दन कटे, उनके शीश कटे। और सिमिलरली आप ब्रिटिश काल में देख लीजिए, मंगल पांडे से लेके, वीर सावरकर से लेके, तिलक से लेके, पूरे देश में देख लीजिए कितने लोग जो लाठी खाए हैं, जिनको काला पानी हुई, जिनको फांसी हुई है, वो सारे के सारे उसमें 60% ब्राह्मण ही थे। ये लोग भूल चुके हैं। तो ये जो छिछोरापन चल रहा है ना, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र का, इसका भी मूल कारण है घटिया कानून। कानून ठीक कर दीजिए, सब ठीक हो जाए, देश व्यवस्थित हो जाएगा और विकसित भी हो सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना, और आपको और किस किस विषय पे PIL होनी चाहिए और किस किस विषय पे हमें चर्चा करनी चाहिए, वो भी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, आप हमें कमेंट करिएगा। और इसी के साथ हमारे इस खास शो और हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।